नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो प्रकृति का सुंदर नज़ारा जो है वो हमारे आगे हमारे सामने आ जाता है। और प्रकृति को अगर हम देखें तो ये खूबसूरत नज़ारा हमारी सुबह को और भी खुशनुमा बना देता है। जब हम सुबह उठ के इस प्रकृति को निहारते हैं तो हमें एक जो ताजगी महसूस होती है, शायद ही हिमाचल से बाहर हमें महसूस हो, लेकिन फिर भी हम अगर पूरी दुनिया की बात करें तो कुदरत को जो है भगवान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है। पहाड़ है, नदियां हैं, प्लेन्स है, और जो लोगों को प्रकृति को देखने का नज़रिया है वो भी अलग अलग है। वो कला के रूप में उसे किस तरह देखता है और किस तरह उसे अपने अंदर जो है वो समेटता है, वो सब हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। तो नमस्ते हिमाचल में आज हम बात करेंगे कला की, कलाकार की और रंगों से अभिव्यक्ति की। जी हाँ, यही आज का हमारा विषय है, कला और कलाकार, रंगों से अभिव्यक्ति। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर चमन शर्मा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है पेंटिंग में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोलन में। ये अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं और बहुत सारे इनके बारे में अगर हम कहें तो ऑल इंडिया एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, स्टेट पे जो एग्जीबिशन होती है उनमें भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बहुत सारी वर्कशॉप इन्होंने लगाई है, बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। इतनी लंबी लिस्ट है कि हम शायद ही उनको उंगलियों पे भी गिन पाए, और इतने अच्छी ये पेंटिंग्स करते हैं। ये भी आपको इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। तो जैसे हमने अभी अपने नज़रिए को हमने कोशिश की कि कला को हम किस तरह देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो हिमाचल में बसे हैं उनको तो जो ये खूबसूरत नज़ारा है वो हर रोज़ देखने को मिलता है। तो आप जो इतनी सारी पेंटिंग्स करते हैं, आप कला को किस तरह परिभाषित करते हैं? देखिए, कलाकार एक पोइट की तरह काम करता है। जैसे कवि अपनी रचना को अपने पेन के माध्यम से क्रिएट करता है, उसी तरह से जो पेंटर है या चित्रकार है वो अपने रंगों के माध्यम से, अपनी कूची के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो जो भी उसके सराउंडिंग में, उसके समाज में कुछ घटित होता है उसको पिरोने की कोशिश करता है, क्योंकि पेंटिंग एक पिक्टोरियल लैंग्वेज है। पिक्टोरियल लैंग्वेज के जरिए वो अपने फीलिंग्स को, अपने जो भी उसका वास्ता होता है अपने समाज के साथ, तो उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। जी जी। वही एक सच्ची कला भी है, जो आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में जो भी कोई घटित होता है तो उसको आपने पब्लिक के सामने लाना है, तो अपने मीडियम के जरिए, यानी कि जो उसके पास रंग और ब्रशेस हैं, उसको आपने उसके जरिए वो एक्सप्रेस करता है। बिल्कुल, यही यानी आप ये कह सकते हैं कि हम जो हम अपने तरीके से उसे व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, या फिर कोई भी आप टॉपिक कह सकते हैं, जी। वो एक हम पेंटिंग को माध्यम मान सकते हैं। बिल्कुल। जी, तो आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि जैसे पेंटिंग से आप जुड़े हैं तो कितना समय आपको लगा, कैसे आप कला के क्षेत्र से आए, या फिर हम ये कह सकते हैं जो आपके कला का अंदर का कलाकार है उसको आपने कैसे महसूस किया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया। ये एक लगभग 1980 की बात है जी। मैं जब पहली बार 6th क्लास में, 6ठी कक्षा में प्रवेश मैंने किया धामी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर पहली बार मैंने इंसान के जरिए जो बनाई गई पेंटिंग से उसको मैंने देखा जी। जब मैंने स्कूल में एंटर किया तो मुझे पता चला कि वहाँ की दीवारों पे, खासकर जो पेंटिंग का जो रूम होता था उसमें वहाँ के आर्ट टीचर ने, जो कि वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके थे, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी पॉलिटिकल लीडर्स की, फ्रीडम फाइटर्स की, जिसमें मुझे अच्छी तरह से याद है, बेशक 40 साल पुरानी बात है, कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अपने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह वगैरह ऐसे पोर्ट्रेट बनाए थे, और बहुत बड़े पोर्ट्रेट थे। उन पोर्ट्रेट्स को देखकर मुझे सच में बताऊं कि रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि किसी आदमी ने इसको पेंट किया है। जी। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर का जो कलाकार था वो उसी वक्त जागा, और ऐसे जागा कि वो आज तक कभी सोया नहीं जी। और वो जर्नी फिर वहाँ से स्टार्ट होती है कि मैंने फिर पेंटिंग को, या ड्राइंग बोलते हैं आप, ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट होता था, उसको ऑप्ट करके फिर ये यात्रा अपनी शुरू करी।
और जनरली हम ये देखते हैं, जब खास तौर पर लोगों की बात भी करते हैं कि जब वो पोर्ट्रेट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यही एक अच्छी ड्राइंग है, अगर कोई पोर्ट्रेट सेम बना दे तो लगता है कि ये। और जबकि हम स्टडी जब धीरे धीरे कला को करते हैं तो बहुत कुछ है कला को, और जैसे आपने शुरू में भी कहा कि अपनी फीलिंग्स को निकालना, पोर्ट्रेट में भी आप कई तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जी, तो अब आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं कि जब आपने सोचा कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना है तो किस तरह से आपने इस शिक्षा को जारी रखा और किस तरह से इस शिक्षा को आगे बढ़ाया? हाँ, ये एक मैं सच बताऊं तो मेरा जो वो दौर था वो बहुत ही टिपिकल था। टिपिकल इन द सेंस कि परिवार की जो स्थिति थी, फाइनेंशियल कंडीशन, वो अच्छी नहीं थी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे पेरेंट्स ने जब ऑप्शन थी वहाँ पे संस्कृत या ड्राइंग आपको लेना था, तो उन्होंने एकदम से कहा कि आपको संस्कृत ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक किताब खरीदनी है और ड्राइंग में आपको रंग खरीदने पड़ेंगे, ब्रश खरीदने पड़ेंगे, कागज़, तो वो अवेलेबल नहीं था, सोर्स नहीं थे। तो लेकिन मैंने अपनी जिद के आगे उनको फिर मजबूर कर दिया, पेंटिंग ले लिया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारे उन दिनों मेरे ख्याल हर एक गाँव में आंगन बहुत बड़े बड़े होते थे। जी बिल्कुल। तो जब मैंने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया तो बाद में पता चला कि रंग के लिए पैसे नहीं हैं, ब्रश नहीं आ रहे हैं, बाकी बच्चों ने सब कुछ सामान ले लिया। तो मैंने स्कूल से कलर्ड चौक होते थे, उनको अपने साथ ले आता था, और कैनवस को मैंने बनाया आंगन के पत्थरों को, जो आंगन में पत्थर लगे होते थे, उनको मैंने कैनवस की तरह यूज़ किया। वहाँ पे मैं ड्राइंग बनाता था, पेंटिंग बनाता था। और एक बार तो इतना तक हुआ कि मेरे पास रंग नहीं थे और मैंने चूल्हे के कोयले से ही ड्राइंग बनाई और उसको ऐसे पकड़ के लेके गया अपने स्कूल में, जो कि 2 किलोमीटर दूर था, 2-2.5 किलोमीटर। और ड्राइंग की क्लास 1 बजे होती थी, 1:30 बजे, लेकिन मैंने सुबह 10 बजे अपने आर्ट टीचर को ये दिखा दिया कि तब तक ये ख़राब हो जाएगा। जी। तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो कैसे कि मेरे टीचर ने जब देखा कि तुमने ये उसको कोयले से क्यों बनाया, तो मैंने कहा मेरे पास पेंसिल भी नहीं थी, रंग भी नहीं थे, अभी पता नहीं कितने दिनों बाद आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी के साथ ही सही। तो वो उन्होंने काफ़ी टीचर्स को बताया, और वो एक ऐसा दौर था कि उस दौरान उन्होंने सभी 5-6 टीचर्स ने, एक इंग्लिश वाले टीचर भी थे, एक मैथमेटिक्स के थे, बहुत प्यार करते थे, उन्होंने सबने रंग का एक डब्बा और ब्रशेस मेरे को खरीद कर दिए उस दिन। जी। और उस तरह से काम चला। ये बहुत ही इमोशनल हम ये कह सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एक अध्यापक के तौर पर भी, और हम ये कह सकते हैं कि अगर मेहनत हो, दिल में लगन हो, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन सुविधाएं अगर जितनी भी हो, अगर मेहनत और लगन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम ये कह सकते हैं कि उन अध्यापक के माध्यम से एक आपको जरिया मिला, और आज ये जो ब्रश है वो आपके साथ साथ चलती रही है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि मैट्रिक तक तो इतना फिर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद की जर्नी बहुत ही और भी ज़्यादा टफ थी। वो तो कैसे कि जब मेरा मैट्रिक हुई 1985 में, तो आर्ट कॉलेज में जाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसमें वहाँ तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, आज की तारीख में भी और उस ज़माने में भी। लेकिन कॉलेज में भी ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन करने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो मुझे पूरा 2 साल ड्रॉप करना पड़ा मैट्रिक के बाद। हालांकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं +1, 2 में एडमिशन नहीं ले सका, क्योंकि 85 में प्रेप होता था और 2 साल मेरे को ड्रॉप करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे। और 2 साल बाद +2 शुरू हो गया था सिस्टम, तो मैं पहले बैच का स्टूडेंट हूँ +2 का। फिर मैंने किसी दोस्त से पैसे उधारे लिए, अभी तक मुझे याद है। और बड़ी दुख की बात है, मेरे वो जो मित्र हैं वो इस दुनिया में नहीं है अब, उन्होंने मुझे फाइनेंस किया था, जिनको मुझे मेरे ख्याल 2 या 3 साल बाद मैंने उनको पैसे वापस किए, किताबों के पैसे भी और फीस के पैसे भी। तो इस तरीके से मैंने ग्रेजुएशन किया। लेकिन लकीली क्या हो गया कि 1988 में नॉन यूनिवर्सिटी में मेरी नौकरी लग गई थी क्लैरिकल की। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस नौकरी की वजह से क्या हुआ कि मैंने इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, सोलन कॉलेज में। और लेकिन क्योंकि वहाँ पे पेंटिंग सब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने ग्रेजुएशन पहले किन्हीं और सब्जेक्ट्स में किया, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ। फिर दोबारा री एडमिशन लिया, फिर पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया, क्योंकि लगन यहाँ पे थी। और मैं पेंटिंग बनाया करता था, पोर्ट्रेट बनाता था, लैंडस्केप बनाता था, तभी से लेकर। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही। लेकिन फिर भी आपने इतना कुछ संभाला है, हम ये कह सकते हैं कि
इंसान जो हार जाता है कि नहीं मुझे तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब रहने देता हूँ, ये शौक के तौर पर ही इसे कर लेता हूँ। लेकिन करियर के लिए आपने इतना कुछ किया और ये बहुत ही सच में हम कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन ले सकते हैं युवा जो है आज आपके इससे, कि इतने स्ट्रगल होने के बावजूद भी आप। हाँ, फिर बिल्कुल मेरे को मेरे एक मित्र ने बताया, क्योंकि मैं पेंटिंग बनाता था, दोस्तों में पॉपुलर था कि मैं आर्ट की फील्ड में काम करता रहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको इसी फील्ड में एजुकेशन भी लेना चाहिए। तो एडिशनल बीए हुआ करता था पेंटिंग में उस दौरान, उसको मैंने किया और उसके बाद फिर मास्टर डिग्री के लिए मैंने नौकरी को छोड़ दिया 2 साल के लिए। उन दिनों स्टडी लीव नहीं मिलती थी। तो स्टडी लीव के लिए मैंने अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि मेरे को विदाउट पे मेरे को 2 साल के लिए जाने दो। और मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा और बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया, वहाँ के जो टीचर्स थे, क्योंकि अभी तक मैं एक प्रॉपर टीचर के अंडर काम नहीं कर पा रहा था पैसे के अभाव की वजह से, क्योंकि आर्ट कॉलेज में मैंने एडमिशन नहीं लिया था। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स थे वहाँ पे मुझे एक अलग दिशा मुझे मिली। तो उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया और पीएचडी मैंने फिर बाद में HP यूनिवर्सिटी से किया 2010 में। और ये कोई कह ही नहीं सकता आपको देखकर आज आप इतने अच्छे मुकाम पर है, इतनी अच्छी पेंटिंग्स करते हैं, कि इतना स्ट्रगलिंग भी कभी आपका दौर रहा होगा और इतने स्ट्रगल करने के बावजूद आप इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचे। और तभी एक जब ज़मीन से कोई जुड़ा होता है और अपनी मेहनत के बल पर होता है, उसका स्वभाव भी नेचुरली उनके चेहरे में या उनके हाव भाव रहते हैं, वो झलकना चाहिए। जी, झलकना चाहिए। और पेंटिंग के माध्यम से भी वो शायद स्ट्रगल आपका झलकता होगा। बिल्कुल। तो आगे फिर आपने पीएचडी किया और आज के समय में आप कॉलेज में? मैं कॉलेज में पिछले 17-18 साल से पढ़ा रहा हूँ जी। और इन दिनों मैं सोलन कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और उसके बाद आपने ये क्लरिकल वाली जो जॉब थी वो ड्रॉप? उसको मैंने छोड़ दिया। हाँ जी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। जी। तो एक पेरेंट्स का दबाव भी रहता है कि नहीं, जॉब अगर मिल चुकी है तो यही करो, और ख़ास तौर पर पेंटिंग जैसे विषय को ऐसे भी माना जा सकता है उस दौर में कि पता नहीं आगे होगा क्या। ये आज भी ऐसा माना जाता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि उनके पेरेंट्स का एक प्रेशर रहता है कि वो इस सब्जेक्ट को ना पढ़ें, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है जी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे दावे के साथ, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ किसी भी फील्ड में काम करें तो कोई भी फील्ड बुरी नहीं है। और जो तो पेंटिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे पास जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आज के नहीं पिछले 10-15 साल से, वो अपना खर्चा अपने घर से नहीं लेते हैं, अपनी पेंटिंग को बेच कर ही वो अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करते हैं। अभी हर साल एनुअल एग्जीबिशन होता है बच्चों का जी। हर साल मेरे बच्चों के 30-30, 40-40 हज़ार की पेंटिंग बिकती है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूरा प्रूफ इसका सामने है। और बहुत से बच्चे हमारे आज की तारीख में नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। तो जी। वो प्रेशर मेरे पास भी था, मेरे पेरेंट्स के पास भी था। उन्होंने भी कहा था कि इसमें कुछ नहीं है। और बड़ी बात यह कि मेरे माताजी जब मैं पेंटिंग बनाया करता था, घंटों घंटों पेंटिंग बनाया करता था, वो कई बार मुझे बहुत बुरी तरह से डांट भी देते थे कि बाकी बच्चे खेत में काम कर रहे हैं, तुम पेंटिंग में लगे हो। तो लेकिन यह है कि जब आपकी लगन है तो उसको आप सपने पूरे कर सकते हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूँ जी। और ये जैसे आपने कहा कि आप अपने बच्चों के जो आप पढ़ाते हैं, जिन्हें उनकी हेल्प करते हैं, और ये आपने सीखा है क्योंकि आपके अध्यापकों से आपको ये सहयोग मिला है। तो आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसा सहयोग मिलता है। ये भी हम कह सकते हैं कि जब कोई हायर पोजीशन पे आ जाता है तो वो भूल जाते हैं कि ये स्ट्रगल का दौर भी ऐसा रहता है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप मोटिवेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, ताकि अगर उनके शौक है तो वो उसको ही करियर बना सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं आपको अभी टोकना चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चे हैं, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि टीचर का जो मेन मकसद है वो बच्चों को तराशने का रहना चाहिए जी। बिल्कुल। मेरा जो मकसद है उनकी खुशी में खुशी होनी चाहिए। वो कितनी ऊंचाई पे जाएं, वही हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्राइज़ है जी। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ जुड़ा रहूँ और बच्चों को सिखाने के लिए जितना हो सके उतना मैं कर सकूँ, और वो बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं।
जी। तो अब जैसे हम सुनते भी हैं कि कोई भी कला जब आपके अंदर है तो वो भगवान की देन होती है, गॉड गिफ्ट हम कहते हैं, जैसे आवाज़ को भी या फिर किसी के हाथ में कला है। तो आप क्या मानते हैं कि कला सिर्फ देन है या फिर मेहनत से उसे और ज़्यादा निखारा जा सकता है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि इसमें गॉड गिफ्ट तो रहता है जी। ये मैं इसलिए देखता हूँ कि मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हम देखें तो 80 से ऊपर बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। जी। तो जिनके पास एक गॉड गिफ्ट है, एक नेचुरल टैलेंट है, जी। वो काफ़ी कम समय में जो डायरेक्शंस हैं टीचर की उसको कैप्चर कर लेते हैं। जी जी जी। और जो दूसरा बच्चा है जिसके पास वो चीज़ नहीं है, वो बहुत मेहनत करता है फिर भी उस लेवल तक नहीं आ पाता, वो तो रहता है। जी। लेकिन गॉड गिफ्ट के साथ साथ आपको एक तराशने वाला चाहिए, गाइड करने वाला चाहिए। बिल्कुल। उसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो लेकिन ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा नेचुरल टैलेंट है, और वो पहचानेंगे कैसे कि आपके पास गॉड गिफ्ट है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये मैं सीधा सा कहता हूँ कि अगर आपका मन कहता है कि मुझे पेंटिंग सीखनी चाहिए, तो समझो आपके अंदर वो ईश्वर ने कुछ कृपा कर रखी है, तो इसका मतलब आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आपका मन नहीं है और फिर आप काम कर रहे हैं तो शायद वो बिल्कुल भी जस्टिफाई आप नहीं कर पाओगे। वो फिर आप कागज पे उतार ही नहीं सकते, नहीं कर पाओगे। या फिर आप किसी पेंटिंग को देख के अगर आकर्षित होते हैं तो वो भी एक साइन है, वो बहुत बड़ा साइन है। जी जी। कि वैसे आप कर नहीं पा रहे, लेकिन अगर आप पेंटिंग से आकर्षित हो रहे हैं, जी जी, उसको आप देखना चाह रहे हैं, उसको बार बार आपको फैसिनेट करती है, तो इट मीन्स कि आपके अंदर वो चीज़ है। बिल्कुल। तो और कितना सुकून ये देता है, क्योंकि सिर्फ हम जो ये पेंटिंग करना होता है इसे हम करियर के तौर पर नहीं, बल्कि एक ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे जो अंदर कुछ भी तनाव होता है उसको दूर करता है, या खुशी को व्यक्त करने का जरिया है एक। ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपका है, बहुत ही बेहतरीन। ये मैं अपने से भी आपको बताने वाला था जी। कि जो पेंटिंग है ये एक मेडिटेशन का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने रोजगार का जरिया तो अलग चीज़ है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपके टेंशन, मतलब हर एक घर में टेंशन, हर इंसान के पास एक टेंशन है आज की तारीख में। जी जी। तनाव रहता है, हर तरह का तनाव रहता है। तो अगर आपके पास एक हॉबी है एज पेंटिंग, तो मैं कहता हूँ कि आप 1 घंटा कैनवस के साथ काम करें, रंगों के साथ काम करें, स्केच ही बना लें, तो आपको सारा का सारा तनाव आपका ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत कमाल की एक रेमेडी है। बिल्कुल। जैसे संगीत के जरिए आप किसी को ट्रीट कर सकते हैं, वैसे ही मेडिकली आपको इसके जरिए भी ट्रीट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक माध्यम है, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस जरिए के इस माध्यम से भी आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जनरली आपका थीम क्या रहता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कलाकार का एक विषय रहता है या फिर एक जो टच रहता है वो पता चल जाता है कि नहीं ये उस कलाकार की पेंटिंग है। तो ऐसा कुछ आपका भी थीम रहता है स्पेशली? बिल्कुल। हर कलाकार कोई ना कोई थीम को लेकर चलता है, और हर एक कलाकार का कोई फेवरेट थीम भी रहते हैं। जैसे मैं प्रकृति को बहुत पसंद करता हूँ जी। हाँ, नेचर को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट मेरे को करती है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव का जो कल्चर है वो मेरी पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा। गांव के लोगों की मासूमियत उसमें देखने को मिलेगी। हमारे जो रिचुअल्स हैं उसको मैं पेंट करने की कोशिश करता हूँ। और ख़ासकर मैं जंगलों में जाकर वहाँ पे प्लेन एयर काम करता हूँ, स्पॉट पे काम करता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले भी मैं छुट्टियां जो हमारी विंटर वेकेशन होती हैं, उन विंटर वेकेशंस के दौरान भी मैं सुबह से लेकर शाम तक जंगलों में चले जाता था और वहाँ पे पेंट किया करता था। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं नेचर में चले जाता हूँ और उसको ही इमिटेट करता हूँ, क्योंकि इमिटेशन तो ज़रूरी है। हर एक आर्टिस्ट कहीं ना कहीं से इमिटेट करता है। जी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्रोत है, वो प्रकृति है। और प्रकृति को मैं खासकर जल रंग में काम करता हूँ जी। वाटर कलर में। वाटर कलर आपका ज़्यादा रहता है, और इतना हम ये कह सकते हैं कि जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है पेंटिंग के बारे में, तो ये कहा जा सकता है कि वाटर कलर में आप इतना अच्छा करते हैं कि शायद ही कोई कर पाए, और बहुत ही बारीकी से ये काम करना पड़ता है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि शायद जनरली पेंटिंग्स अगर कोई पसंद करता है तो उसमें ऑयल कलर, एक्रेलिक या फिर जैसे वाटर कलर की आपने बात की, तो क्या डिफरेंस रहता है? किस तरह का मुश्किल या फिर आसानी किस कलर के साथ हम ये कह सकते हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली जितने भी आर्ट एस्पिरेंट्स हैं जी, जो पेंटिंग सीखना भी चाह रहे हैं या एमेच्योर आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका तीनों मीडियम है,
ऑयल कलर है, एक्रेलिक है एंड वाटर कलर है। जी। इसमें सबसे टफ माना जाता है वाटर कलर को, वाटर कलर, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है आपने, उसमें वाइट कलर को प्रोहिबिट करना है। बिल्कुल। जो आपका सफ़ेद कलर है वो पेपर का जो सरफेस है उसी को आपको मेंटेन करना पड़ता है। जी। और उसमें रेबेनियर जो मैयर है वो नहीं है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते बाद में अगर आपकी पेंटिंग ख़राब हो गई तो। और ठीक उसके उल्टे अगर आप ऑयल में काम करेंगे तो वो सबसे इजी एक मोड देता है आर्टिस्ट के लिए। जी, जी, जी। आप मतलब कोई भी एमेच्योर आर्टिस्ट है, मैच्योर आर्टिस्ट है, उसमें ऑयल कलर में काम करें या एक्रेलिक में काम करें, बल्कि ऑयल कलर ज़्यादा आपको इजी एक स्पेस देता है। आपके पास एक समय का जो अभाव रहता है उसके लिए आपको बहुत बढ़िया एक स्पेस देता है और आपके मूड के हिसाब से वो चलना शुरू हो जाता है। आप 15 दिन बाद भी आप पेंटिंग करोगे तो आपको लगेगा मैंने पिछले कल इसको पेंटिंग को छोड़ा था, वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक्रेलिक में थोड़ा सा टाइम कम रहता है, लेकिन फिर भी वाटर कलर के कंपेरेटिवली उसमें काफ़ी ईजी रहता है। तो तीनों मीडियम का अपना अपना एक स्वभाव है, अपना अपना एक टेम्परामेंट है, वही आर्टिस्ट को समझना पड़ता है और वो आपके स्वभाव के साथ कैसे वो फिट बैठ रहा है वैसे वैसे आर्टिस्ट अपने मीडियम को एक्सेप्ट करता है। हालांकि आज की तारीख में अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाकी अदर कंट्रीज़ में भी, तो उसमें एक्रेलिक को ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, एक्रेलिक मीडियम को। इसके पीछे कारण खास ये है कि सभी के पास समय की कमी है, तो ऑयल कलर आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा आपको मांगता है और एक्रेलिक में आप बड़े कम टाइम पे अपनी पेंटिंग को ड्राइंग रूम में आप एग्जिबिट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। जी। तो वो रहता है। और अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है या कोई बड़ा भी जिसको पेंटिंग के कह सकते हैं पेंटिंग का कीड़ा जिसके अंदर है, तो वो किससे स्टार्ट करे कि जैसे अगर शुरुआत उसका है? हाँ देखिए, वैसे तो मैं समझता हूँ कि स्कूलों में आज की तारीख में वो पोस्टर कलर से शुरू करवाते हैं जी। कि पोस्टर कलर से हम शुरू करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसको ऑयल कलर को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ऑयल में आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं, पेंटिंग ख़राब होगी तो उसको अपने हिसाब से उसको टर्न कर सकते हैं जी। और आपके पास अगर 2 घंटे 4 घंटे 2 महीने तक भी आप काम कर सकते हैं, तो वो मीडियम ज़्यादा अच्छा है जी। और अगर वो नहीं तो उससे पहले पोस्टर कलर तो है, उसके साथ आप काम करें। वाटर कलर को सबसे लास्ट में आपको करना चाहिए, जब आपके पास रंग की पूरी समझ हो जाए तब आप वाटर कलर में काम करें। जबकि कई बार स्कूल में मैंने देखा कि उल्टा हो रहा है, उसमें वाटर कलर से पहले शुरू करवाते हैं, बाद में उसको करवाते हैं ये चीज़। क्योंकि पहले ऐसा माध्यम होना चाहिए कि बच्चों को जैसे पेंसिल दी जाती है कि इरेज करने का मौका मिलना चाहिए, तो ऐसे कुछ माध्यम, हाँ, उसमें कोई मौका हो, कम से कम वो अपनी गलती को ठीक कर सके। जी। तो एक मन में एक और प्रश्न रंगों के प्रति आ रहा है कि जैसे हम रंगों के माध्यम से अपनी फीलिंग को अभिव्यक्त करते हैं, तो क्या जो रंग है, जो हमारे रंगों का चुनाव होता है, जो हम कलर कहते हैं, वो आदमी की जो नेचर होता है उसको भी अभिव्यक्त करता है कि कौन सा रंग वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो शायद इसका स्वभाव ऐसा हो। हाँ, ये भी एक बढ़िया आप बात कर रहे हैं। रंगों का बहुत बड़ा रोल रहता है जी। हम समझ सकते हैं कि अगर इस दुनिया में रंग नहीं होते तो कैसी ये दुनिया लगती जी। तो रंग ही सब कुछ है। और मैं आप अगर बहुत बुज़ुर्ग आर्टिस्ट की आप पेंटिंग को देखेंगे तो आपको उसमें मटमैले रंग आपको देखने शुरू हो जाएंगे। उसमें ब्रंट साइना जैसे हो गया, या लॉकर हो गया, ऐसे ऐसे कलर आपको देखने शुरू हो जाएंगे जो थोड़े से जले हुए रंग हैं। और जो जितना यंग बच्चा होगा वो वाइब्रेंसी की तरफ को ज़्यादा होगा। आप बच्चे की तरफ को, बच्चे के पास आप 10-12 रंग आप रख दो, सबसे पहले वो लाल रंग की तरफ को अट्रैक्ट होगा, या पीला रंग, ऑरेंज कलर होगा जो ज़्यादा उसको चमक दमक चाहिए। तो वो हर एज के हिसाब से आपको कलर का वो रहता है। और बाकी जैसे मैं हूँ, मुझे भी लाल रंग बहुत पसंद है, या लॉकर हो गया, रेड कलर हो गया, अपना सैप ग्रीन हो गया, ये काफ़ी पसंद है। येलो कलर मैं इसलिए पसंद करता हूँ, ये मिट्टी जैसा रंग है, तो मिट्टी से के साथ जो लगाव है शायद उसकी वजह से येलो कलर मैं बहुत ज़्यादा पेंट करता हूँ। तो हर आर्टिस्ट का जो कलर स्कीम है वो बिल्कुल अलग रहती है जी। कोई लाल रंग में काम करता है, कोई कूल कलर में काम करता है, वार्म या कूल की तरफ को जाता है।
तो हर एक का अपना अपना एक सिस्टम रहता है। और अगर कोई जो नेचुरल कलर कहे जाते हैं ब्लैक एंड वाइट, उसमें कोई काम करे तो उसको जो नेचर है वो किस तरह से डिफाइन आप कर सकते हैं? हाँ, ब्लैक एंड वाइट का भी मैं बताऊं कि जैसे एक ज़माना था कि पहले फ़ोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट होते थे, जी जी जी। बाद में कलर की तरफ को, तो जो रंगीन फ़ोटोग्राफ होता था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था। आज की तारीख में उल्टा हो गया है। जी। अगर कोई ब्लैक एंड वाइट आपके पास पेंटिंग है, ड्राइंग है या कोई फोटोग्राफ है, वो ज़्यादा आई कैचिंग रहता है। जी जी। तो उसमें भी आपके पास बहुत से मीडियम्स हैं। आज की तारीख में तो मीडियम्स का भंडार पड़ा है मार्केट में। आपको चारकोल में काम करना है तो आप एक से बढ़कर एक आप एक्सप्रेशन आप ला सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में। उस ब्लैक एंड वाइट में भी आप हज़ारों तरह के रंग दिखा सकते हैं जी, है ना, अपने स्किल के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरे साथ मेरे एक दो मित्र हैं दिल्ली में, अजय समीर करके, वो ब्लैक एंड वाइट में काम करते हैं। सिर्फ हल्का सा लाल रंग का डॉट लगाएंगे कहीं पे एक एरिया में, बाकी वो सिर्फ ब्लैक कलर की लाइंस के साथ काम करते हैं और बहुत सुंदर काम करते हैं जी। और तो एक वो साइन है उनका कि वो रेड कलर उसमें, हाँ, रेड कलर कहीं ना कहीं एक जगह लगा देंगे फेस के बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में, और इस तरीके से वो काम करते हैं। तो आपने सही कहा कि ब्लैक एंड वाइट भी आप बहुत बढ़िया एक मीडियम है जी जी, जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं। और कहीं मुझे ये ध्यान आया था जब आपने कोयले की बात की थी, तो मुझे शायद आपने भी उस टाइम नहीं सोचा होगा कि एक दिन चारकोल जो है वो एक वैसे ही हम पेंटिंग के माध्यम से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात कही आपने। मतलब वो एक बचपना ऐसा था उस जमाने में, क्योंकि गांव में मुझे लगता है गांव के यहाँ पे शिमला सोलन तक भी कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई मार्केट नहीं था जहाँ पर ये आर्ट मटेरियल अवेलेबल होता होगा। तो मैं तो बिल्कुल गांव से था, और गांव में तो इवन मेरे टीचर को भी पता नहीं था कि चारकोल कोई मीडियम होता है। जी जी जी। तो वो तो एक अनायास, मतलब मैं सच्ची में इसको सोचता हूँ कि जैसे मैंने चारकोल निकाला था, वही कोयला आज की तारीख में रिफाइंड फॉर्म में चारकोल की फॉर्म में आ रहा है, जो बहुत महंगा मिलता है मार्केट में। तो मेरे पास तो वो मजबूरी थी, उसकी एक इन्वेंशन थी कि मेरे पास वो नहीं है तो चलो इसके साथ ही सही, तो वो एक मीडियम बन गया। बिल्कुल। ये जैसे आपने चारकोल की अभी बात की कि महंगी चीज़ें पेंटिंग की बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारी महंगी चीज़ें हैं उस माध्यम से हम अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आप सस्ते में भी अच्छा काम कर सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में आज की तारीख में अगर आप एक सिंपल कागज़ की बात करें, वाटर कलर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 1,500 रुपये का भी एक पेपर है जी, 3,000 का भी एक पेपर है जी, जो छोटा सा कागज़ का टुकड़ा है वो आपको मार्केट में अवेलेबल है जी। लेकिन आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो 50 रुपये का पेपर भी अवेलेबल है जी, और 50 को आप डिवाइड करके अगर उस पेपर को और छोटा कर दें तो वो 10-12 रुपये का पेपर बन जाता है जी। वैसे ही मीडियम की आपने बात कही, तो मीडियम में जरूरी नहीं कि आपने बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल में जाना है, आप सस्ते से शुरू कर सकते हैं। इवन आपके पास 10 रुपये का एक इतनी बढ़िया पेंसिल आप आज की तारीख में मिल रही है जो पूरा चारकोल का काम कर रही है, उसका कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये है। बात सिर्फ करने की है, जितना आप करना चाहें। और आज की तारीख में वो इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतनी नहीं है शायद जितनी कि उस ज़माने में 40 साल पहले होती थी। उन दिनों तो हर एक के घर पे दिक्कत होती थी जी। और जिसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं, वहाँ तो बहुत बड़ी आदत होती थी जी। मतलब आप सोचो कि स्कूल में 3 या 4 बार तो मेरा फीस की वजह से नाम कटा जी। वो 4 रुपये 20 पैसे नहीं हो पाते थे, 4 रुपये 20 पैसा फीस होती थी, उसकी वजह से नाम कट गया। नंगे पाँव स्कूल जाते थे जी। मैं 2 किलोमीटर बिल्कुल नंगे पाँव स्कूल जाता था, चप्पल होता था छोटा सा, उसके साथ चलते थे। तो लेकिन अगर मिशन आपका है, अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल, जैसे आपने फैसिलिटी की बात कही, तो आज तो अगर पता चल जाए कि बच्चे को पेंटिंग का शौक है तो उसके आगे कलर्स का ढेर लग जाता है कि किस तरह के कलर आपने करने हैं। तो आज के समय में कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं आसान भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो मेहनत है उसका कोई तोड़ नहीं है। ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेहनत कितना ज़रूरी है कोई भी कला हो उसके लिए। देखो, कला एक साधना है जी। कोई भी कला है, वो चित्रकला है, बेशक डांस है, संगीत है, कोई भी कला है, उसके लिए आपको अपना जीवन देना पड़ता है, जीवन को खपाना पड़ता है। मतलब इसमें आपको आवर्स टुगेदर, घंटों आपको काम करना पड़ता है। और आप अगर आपके पास पैशन है तो मैं आपको बताऊं कि मैं रात को जब पेंटिंग बनाता हूं, अगर मुझे पता है कि दूसरे दिन संडे है या छुट्टी है, तो कई बार पहले ऐसा दौर रहा है जी। आज तो नहीं मैं कहता, लेकिन पहले ऐसा दौर रहा है कि सुबह जब सन निकलता, सूरज निकलता था,
तब तक मैं पेंटिंग बना रहा होता था। जी। मतलब पूरी थ्रू आउट द नाइट में पेंटिंग बनाता था। 15-15 घंटे में पेंटिंग बनाता था। जी। और मेरे जो पड़ोसी होते थे इवन वो इसके गवाह हैं कि मतलब 24 में से 18 घंटे ही मैंने पेंटिंग बनाई है। जी। लेकिन उसमें थकान की बात नहीं है। नहीं है। आपके पास जब पैशन है तो आप 24 घंटे, तभी तो मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को उन बच्चों को कभी नहीं रोकना चाहिए जो अपनी शौक की फील्ड में जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो 10 गुना वहाँ पे प्रोग्रेस करेंगे जी, अपनी मेहनत से। हम्म। और जो आप ज़बरदस्ती करवाओगे वो 2 घंटे भी काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए साधना की तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। क्योंकि आपने जब स्किल को लेना है तो इसमें आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। जी। इतनी सारी बातें हो गई है, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पहली पेंटिंग कौन सी थी जो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है और आपके भी दिल के करीब है? देखिए, पेंटिंग मैं समझता हूँ कि कलाकार के बच्चे हैं। जी जी। और सारे बच्चे समान हैं। मतलब किसी एक को मैं नहीं कर पाऊँगा कि वो वाला पेंटिंग मेरा बहुत पसंद है। लेकिन जो पहली पेंटिंग मुझे याद है, पहली पेंटिंग बोल सकते हैं या ड्राइंग बोल सकते हैं, वो वही ड्राइंग है जो जिसकी मैं कोयले से बात कर रहा हूँ। जी। हुआ ये था कि हमारे जो टीचर हैं, ड्राइंग टीचर थे, वो मुझे बहुत प्रेरित करते थे पेंटिंग बनाने के, ड्राइंग बनाने के लिए। तो उन्होंने एक दिन कहा कि बच्चों आप कल को कुछ भी पेंटिंग बना के ले आओ, ड्राइंग बना के लेकर आओ। कबूतर हो, चिड़िया हो, गाय हो, कौवा, जैसे भी आप करना चाहें। तो हमारा घर कच्चा होता था, चूहे बहुत होते थे। तो एक चूहा जैसे दिखा तो मुझे लगा कि मुझे इसी को ड्रॉ करना चाहिए। जी। तो मैंने उस चारकोल के साथ, मतलब कोयले के साथ उस चूहे को ड्रॉ किया। अब मैंने जब ड्रॉ किया तो ऐसे पकड़ के लेके गया स्कूल में, उसको फोल्ड करता तो ख़राब हो जाना था क्योंकि वो फिक्सेटिव उसमें नहीं लगा था। तो स्कूल में लेके गया 10 बजे करीब, जब मैंने दिखाया तो मेरे टीचर ने सभी टीचर को दिखाया, देखो क्या कमाल का चूहा बना रखा बच्चे ने। और आपको बताएं कि मजबूरी में इसने कोयले के साथ बनाए। सारे टीचर इकट्ठे हुए। जब नेशनल एंथम ख़त्म हुआ, सुबह की प्रार्थना होती थी, उसके बाद मेरे को बुलाया गया स्टाफ रूम में। और स्टाफ रूम में 6-7 टीचर वहाँ पे थे। उन सभी ने रंग के डिब्बा लिया, ब्रशेज़ खरीदे और मेरे को वहाँ पे दिया। उन्होंने कहा तुमने चार कोयले से क्यों बनाया? तो मैंने कहा सर मेरे पास तो पेंसिल भी नहीं थी, रंग भी नहीं थे, अब बोल रखा है घर वालों को शायद 10-12 दिन बाद। तो वो मेरे जहन में आज तक भी हैं जी, वो मेरे जहन में आज तक भी है। और उस समय ये दौर रहता था शायद कि अगर आप ये डिमांड करो कि अब मुझे रंग चाहिए, ज़रूरी है स्कूल के लिए, तो देखते हैं कब ये आएगा। आज की तरह नहीं कि सुबह कहा और उससे पहले ही मिल जाए। तो समय के साथ साथ परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वही है जैसे आपने कहा कि मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि कई बार आपने 15-15 घंटे भी लगातार काम किया है, सुबह से शाम, शाम से सुबह, तो अभी भी क्या उतना वक्त आप दे पाते हैं ड्राइंग के लिए? जी बिल्कुल, मैं अभी भी हर दिन काम करता हूँ। मैंने सोलन के घर पे अपना स्टूडियो बना रखा है, स्पेशल एक कमरा इसी के लिए रखा है जी। तो हर दिन मैं पेंटिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे लिए खुराक का काम करता है जी। मतलब जिस दिन पेंटिंग अच्छी बना दी, 2 घंटा काम किया, आधा घंटा काम किया, उस दिन मुझे नींद बहुत अच्छी आती है जी। ये मैं इसलिए भी करता हूँ कि बच्चों को सिखाने के लिए मुझे बहुत कुछ आपको खुद भी सीखे रहना पड़ेगा जी, जी, जी। आपको कलाकार एज एन आर्टिस्ट अगर आपको जिंदा रहना तो आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे प्रोडक्ट को तैयार कर पाओगे जी। जिस तरह हम कला के माध्यम से अपनी संस्कृति को दिखाते हैं, अपनी प्रकृति को दिखाते हैं, उसी तरह जो हिमाचल की संस्कृति है वो भी किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो कला के माध्यम से हो या गीत संगीत के माध्यम से हो। तो हम भी चाहते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं कि हमारा जो हिमाचली संगीत है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है जी। तो हम क्यों ना आप और हम और दर्शकों को भी एक प्यारा सा हिमाचली लोकगीत दिखाते हैं और सिरमौर की ओर आपको इस लोकगीत के माध्यम से ले जा रहे हैं जी। आ रही है
जी, बहुत अच्छा लगा ये सिरमौर का जो लोकगीत हमें देखने को मिला है। और आज नमस्ते हिमाचल में हम कला और कलाकार और रंगों से अभिव्यक्ति की जब बात कर रहे हैं, तो इसमें हिमाचली की संस्कृति की जब हम झलक देखने को मिलती है, वो चाहे रंगों के माध्यम से, चाहे गीत के माध्यम से। और हम ये कह सकते हैं कि रंग, शब्द, संगीत जब इकट्ठा होता है तो एक बेहतरीन कला हम वो कह सकते हैं। तो जैसे हमने एक आर्टिकल में देखा था कि सिरमौर की तरफ से आपको भी अवार्ड कुछ दिया जा रहा है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, वो रिसेंटली अभी वहाँ के नाहन बेस में ख्याल कोई एनजीओ है शंखनाद मीडिया करके जी। तो मुझे पता चला कि उन्होंने वो अभी नवाजेंगे अगले महीने। मेरे को लगता है कि अभी 10-12 तारीख को शायद उन्होंने कोई सेरेमनी रखा है। तो कला के क्षेत्र में सिरमौर सम्मान मुझे देने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि उन्होंने मेरी इस जर्नी को उसको एक्सेप्ट किया, उसको देखा, उसको परखा। जी। और हिमाचल की संस्कृति को जो है वो अपने रंगों के माध्यम से, अपनी पेंटिंग के माध्यम से कैसे आप लोगों तक पहुंचाते हैं? हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि मैंने इससे पहले भी कहा कि सच्ची कला वही है जो आपके सराउंडिंग को दिखाए, आपके जीवन को दिखाए। तो जो जैसे मैंने बताया कि मैं गांव से संबंध रखता हूँ, मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो जितने भी गांव के रिचुअल्स हैं उसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ के बेसिक कॉस्ट्यूम हो, वहाँ की ज्वेलरी हो, वहाँ के रीति रिवाज हैं, उस तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूँ। इवन आज से तकरीबन 15 साल पहले इंडसइंड बैंक 15 या 20 साल पहले इंडसइंड बैंक जो होता था वो चंडीगढ़ में एक एग्जीबिशन लगाता था ऑल ओवर इंडिया। और वो कम से कम 4 महीने पहले अपना एक शेड्यूल जारी करता था कि आपको इस थीम के ऊपर काम करना है। उन्होंने रिचुअल सेरेमनी के ऊपर एक काम किया था, रिचुअल सेरेमनी के ऊपर। तो उसके ऊपर मैंने काम किया था, देवी देवता से रिलेटेड जब हमारा सेरेमनी होती है, क्योंकि देवभूमि हिमाचल कहा जाता है। दर्शकों, एक और विषय पर आज हम बात करना चाहते हैं, वो है हरित प्रदेश। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि हरित प्रदेश मतलब हरा राज्य, और भारत में ऐसा एक राज्य बनाने की तैयारी है कि जिसे हरित प्रदेश बनाया जाएगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग या फिर पर्यावरण संरक्षण की जब हम बात करते हैं, तो उसके लिए एक और कदम ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ पेड़ लगाना और पर्यावरण को बचाना ही हमारा मकसद नहीं होता है, बल्कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है इसको किस तरह कम किया जा सकता है। जैसे हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे जो ये ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम कर सकते हैं। ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ हरित राज्य में होगी जिससे हमारी जो पर्यावरण है उसको हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, और जो आज के समय में प्राकृतिक आपदाएं आती है उनकी वजह से फसलें नष्ट होती है या फिर और चीज़ों का जो नुकसान होता है उसमें भी कमी आ सकती है। तो हिमाचल में भी कुछ ऐसी तैयारियां हैं कि सोलर एनर्जी के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, और देर सवेर ऐसा हो सकता है कि हिमाचल भी हरित प्रदेश की ओर बढ़े और धीरे धीरे हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके और अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सके। तो डॉक्टर चमन, आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या हम रंगों के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से भी ये मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं और जो ये हरित प्रदेश की ओर कदम उठाया जा रहा है उसमें अपनी भागीदारी निभाएं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। हम पेंटिंग के जरिए हम बहुत से आपको मैसेज हम दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं अपनी जनता के लिए, जिससे हम उनको अवेयर करवाएं कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो बहुत कुछ हमारे पास इसके लिए साधन अवेलेबल हैं। और इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक पेंटिंग मैंने बनाई भी थी जो ग्लोबल वार्मिंग से थी। बिंदास एक आर्ट ग्रुप है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। जी। और जैसे हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में जो ये दौर है कि हम पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करते हैं, जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है या पर्यावरण को हम नुकसान पहुँचाते हैं, इसके लिए हम कैसे कदम उठा सकते हैं ताकि हम जो है हर एक आदमी का जो एक कदम होगा वो इस हरित प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट होगा या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? केवल स्कीम्स से कुछ नहीं हो सकता। स्कीम से कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल ना। मैं आपको बताऊं कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम आए दिन हम देखते हैं, कहीं भी हम नेचर में जाते हैं, प्रकृति में हम जाते हैं, इतने सुंदर हमारे पास ईश्वर ने हमारे को प्रकृति को दिया है। लेकिन मैं एक छोटा सा ये इनिशिएटिव हो सकता है
कि जहाँ भी हम देखें इतना कचरा, प्लास्टिक का जो कचरा है, हम जो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हो जैसे पैक्ड फूड है, तो वो सारा का सारा जो रैपर्स हैं वहाँ पे फेंक देते हैं, बॉटल्स को वहाँ पे फेंक देते हैं। तो ये ना करें, ये भी एक बहुत बड़ा आपकी तरफ से, हमारी तरफ से एक हेल्प रहेगा इसको बचाने के लिए। ये भी एक कारण है जो हमारे को परेशान करता है। जी जी। और इतना समय आपको पेंटिंग्स करते हुए हो गया, जैसे आपने कहा कि मैं ख़ास तौर पर नेचर में जाता हूँ और बहुत घंटों घंटों जो है जंगल में जाकर पेंटिंग्स बनाता हूँ। आपको भी शायद ये महसूस हुआ होगा कि कुछ समय में जो है नेचर में बहुत चेंजेस आए हैं, तो कैसे आप उसको, क्योंकि वैसे तो हम कह सकते हैं कि बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, लेकिन फिर भी जो ये बदलाव है क्या अच्छे के लिए हो सकता है या फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, बुरे प्रभाव है, वो भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते? देखिए, वो तो हमें अभी रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास, पिछली बरसात में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। और वो सिर्फ हिमाचल में नहीं बल्कि चारों तरफ हमें देखने को मिलता है। और जो मौसम की बात है, तकरीबन 1 महीना आगे पोस्टपोन हो चुका है, चाहे विंटर है, चाहे समर है, चाहे जो भी मौसम है, वो सारा कुछ ये ऑल टुगेदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और हमें करना ये चाहिए कि जो भी उसके संरक्षण के लिए कर सकें, प्रकृति को बचाने के लिए, उसमें हमारे को कदम उठाने चाहिए जी, जिससे हम इन चीज़ों से बचें। जी। आप जैसे कॉलेज में पेंटिंग्स जैसे एग्जीबिशन करते हैं, तो एक थीम क्या रहता है आपका इस तरह के कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करें और जो बच्चे हैं उसमें भी अपनी भागीदारी निभाए? हाँ, इसके लिए हम आए दिन बच्चों के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जिसमें खासकर जो मीडियम रहता है वो पेंटिंग बजाय पोस्टर मेकिंग रहता है। बिल्कुल। जिससे हम लोगों को समझा सकें कि हमारे को पेड़ को ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। अगर हम एक पेड़ काटते तो कम से कम 10 पेड़ लगा लीजिए। तो कम से कम हमारे पास, हम आज की तारीख में देख रहे हैं जो 4 लेन हमारा चल रहा है उसमें कितने पेड़ों का कटान हुआ है और उसी की वजह से हमारा जो डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे बढ़ रहा है। तो वो चीज़ हम पोस्टर मेकिंग के जरिए हम बच्चों को बताते हैं, और जो बच्चा पेंट करेगा, पोस्टर के जरिए भी पेंट करेगा, कम से कम वो अपने आप तो करेगा ही करेगा, साथ में अपनी फैमिली के 4 मेंबर को भी बताएगा कि हमने इस तरह से ये काम किया और हमारे को ये काम करना चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ताकि ये जो पर्यावरण हो उसे हम सुरक्षित कर सके। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई पेंटिंग देखते हैं तो जितने आकर्षित हम जो नेचर को लेकर होते हैं, जब हम कोई नेचुरल पेंटिंग देखते हैं तो शायद ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हालांकि जब कोई क्रिएटिव कोई चीज़ होती है तो उसमें क्या आप ये डिफरेंट जो हम इसमें महसूस करते हैं, आप भी क्या महसूस करते हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल, है तो रहता ही है जी, क्योंकि आज की तारीख में जो नेचुरल पेंटिंग है वो तो अलग एक विधा है जी, और क्रिएटिविटी वाला एक अलग विधा है, जिसमें आप मॉडर्निज्म आप बोल सकते हैं। तो दोनों का अपना एक अलग टेम्परामेंट है जी। हमें कई बार क्या होता है कि जो सीधी सादी ज़िंदगी है वो भी पसंद नहीं आती, वहाँ पे एक चैलेंज हमारे को देखने को मिलता है। तो जो मॉडर्निज्म है पेंटिंग में, जिसको क्रिएटिविटी की तरफ आप बोल सकते हैं, जो मॉडर्न आर्ट बोल सकते हैं आम भाषा में, उसके जरिए भी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो वहाँ पर आपको एक नॉवेल्टी देखने को मिलती है हर दिन उस लैंडस्केप। बेशक ये लैंडस्केप ही है जी। हमारे जो राम कुमार होते थे आर्टिस्ट, जिनका शिमला से भी नाता रहता था जी। वो लैंडस्केप बनाते थे, जनरली झुग्गी झोपड़ी बनाते थे, लैंडस्केप बनाते थे, लेकिन टोटली क्रिएटिव होती थी, एब्स्ट्रैक्शन वहाँ पे होता, डिस्टॉर्शन वहाँ पे होता था। तो उस पेंटिंग को देखकर आपको बार बार आपको नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती है जी। तो वो एक चैलेंज तो रहता है जी। तो बहुत अच्छा आज रहा कार्यक्रम। हम कह सकते हैं कि नमस्ते हिमाचल में हमारे पास संगीत था, रंग था और साथ ही साथ शब्द तो थे ही, और ये जो मेल जोल रहा है प्रकृति का, साथ पे हमने हरियाली की बात की, हरित प्रदेश की बात की, तो एक सामंजस्य जो है वो पूरे कार्यक्रम में रहा है। तो नमस्ते हिमाचल में आपने शिरकत की, डॉक्टर चमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए उसके लिए भी धन्यवाद। तो नमस्ते हिमाचल में आज बस इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। नमस्कार।